Hello, student of class 12. Today we will study about total internal reflection in nature and its technological applications. Students, we have already studied about total internal reflection. Now look at this topic. Total internal reflection in nature and its technological applications. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके टेक्नोलॉजिकल यूजेस. नाउ लुक एट टॉपिक नंबर फर्स्ट, mirage. On hot summer days, the air near the ground becomes hotter than the air at higher levels. The refractive index of air increases with its density. Hotter air is less dense and has a smaller refractive index than the cooler air. तो स्टूडेंट्स, मिरेज मीन्स हिंदी में इसको मरीचिका के नाम से जानते हैं. और गर्मियों के गर्म दिनों में पृथ्वी के निकट की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठती है. और हम सभी जानते हैं कि जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी, उस हॉट एयर का जो अपवर्तनांक होता है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसकी डेंसिटी के साथ साथ बढ़ जाता है. और ये गर्म वायु लेस डेंसर होती है और उसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की तुलना में कम होता है. इफ द एयर करेंट्स आर स्मॉल, दैट इज द एयर इज स्टिल. यदि वायु प्रवाह धीमा है, यानी वायु की गति स्लो है, तो वायु शांत है. तो वायु की विभिन्न जो परतें हैं, जो इसकी लेयर्स हैं, का प्रकाशिक घनत्व ऊंचाई के साथ बढ़ता है. एज अ रिजल्ट, लाइट फ्रॉम ए टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज passes through a medium whose refractive index decreases toward the ground. तो इसमें परिणाम स्वरूप किसी ऊंची वस्तु जैसे किसी पेड़ से आता हुआ प्रकाश ऐसे मीडियम में जाने लगता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्राउंड सरफेस की ओर घटता जाता है. और इस प्रकार की वस्तु से आने वाली रेज अपने नॉर्मल से दूर हट जाती हैं. और यदि अर्थ सरफेस के पास की वायु के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल और उनका क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है. ओके स्टूडेंट, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द नियर द ग्राउंड exceeds the critical angle, and this is shown in figure 9.14b. To a distance observer, the light appears to be coming from somewhere below the ground. The observer naturally assumes that light is being reflected from the ground, say by a pool of water near the tall object. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसे चित्र 9.14 में दिखाया गया है कि अगर कोई दूर खड़ा व्यक्ति है, वो मान लेता है कि दूर खड़े व्यक्ति के लिए इस लाइट यानी प्रकाश भूमि पृष्ठ के कहीं नीचे से आता हुआ प्रतीत होता है. मतलब ये जो रेज ऑफ लाइट्स हैं वो ऐसा लगता है कि वो कहीं जमीन के नीचे से आती हुई मालूम होती है. और उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ये मान लेता है कि यह प्रकाश भूमि पृष्ठ यानी अर्थ सरफेस से ही, जैसे ऊंची वस्तु के समीप जल से भरे किसी तालाब या पोखरे से परावर्तित होकर उस तक पहुंच रहा है, ऐसा प्रतीत होता है. और किसी दूर रखी वस्तु का इस प्रकार बना इमेज एक भ्रम उत्पन्न करता है. और इसी परिघटना को
यानी इस प्रोसेस को मिरेज कहते हैं, यानी मरीचिका कहते हैं। और इस प्रकार की मिरेज अत्यंत गर्म मरुस्थलों में सामान्य है। नाउ इन समर डेज some of might have noticed that while moving a bus or car during a hot summer day, और हम सभी में से किसी ने ये बात को नोटिस किया होगा, इस बात को विशेष रूप से आपने देखा होगा कि किसी बस या कार में चलते समय सड़क पर विशेष रूप से हाईवे पर सड़क का दूर का कोई भाग गीला प्रतीत होता है, लेकिन जब आप उस स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको उस गीलेपन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह भी मरीचिका के कारण होता है। ओके, मीन्स मिरेज के कारण होता है। एंड केस नंबर 2, डायमंड। Diamonds are known for their spectacular brilliance. Their brilliance is mainly due to the total internal reflection of light inside them. तो इसमें डायमंड मीन्स हीरा, इसमें अपनी आप सभी जानते हैं कि डायमंड जो है अपनी अत्यंत चमक के लिए प्रसिद्ध है, और इनकी चमक मुख्य रूप से उनके भीतर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। इट मीन्स द brilliance of the diamond is mainly due to the total internal reflection of light inside them. Okay, if the critical angle for diamond air interface, it is approximately 24.4 degree, that is very small. Therefore, once light enters a diamond, it is very likely to undergo total internal reflection inside it. ओके, तो एक डायमंड एयर के लिए, डायमंड एयर इंटरफेस के लिए इसका टेम्परेचर लगभग 24.4 डिग्री, जो कि बहुत ही कम है। इसके लिए इसका जो, यदि एक बार इस डायमंड में प्रकाश प्रवेश कर जाए तो इसके अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। डायमंड्स फाउंड इन नेचर रेयरली एग्जिबिट द ब्रिलियंस फॉर विच दे आर नोन। प्रकृति में पाए जाने वाले बिरले हीरे ही अपनी सर्वविदित चमक दर्शाते हैं, और इस डायमंड्स की जो चमक दमक हीरा तराशने वाले कारीगरों की टेक्निक इफिशियंसी पर निर्भर होती है। It is very likely to undergo total internal reflection inside it. Diamonds found in nature rarely exhibit. किसी हीरे को उचित प्रकाश से काटकर उसके भीतर बहुत आंतरिक परावर्तन कराए जा सकते हैं। ओके, नाउ केस नंबर 3, प्रिज्म। So everyone knows about prism. Prism designed to bend light by 90 degree or by 180 degree make use of the total internal reflection that is given in figure 9.15 A and B. तो स्टूडेंट्स, प्रिज्म प्रकाश को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिससे प्रिज्मों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है, जैसा कि फिगर नंबर 9.15 ए और बी में दिखाया गया है। Such a prism is also used to invert images without changing their size. ऐसे प्रिज्म को इमेज की साइज में बिना कोई परिवर्तन किए उलटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि फिगर 9.15 सी में दिखाया गया है। In the first two cases, the critical angle IC for the material of the prism must be less than 45 degree. और इन दोनों ही परिस्थितियों में उस प्रिज्म जिससे वो बना है, जिस मटेरियल का वो बना है, उसके लिए उसका क्रिटिकल एंगल
जिसे हम IC से इंडिकेट करते हैं, वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए। We see from table 9.1 that this is true for both ground glass and dense flint glass। जैसा कि हम टेबल 9.1 में देख सकते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के कांच, ग्राउंड तथा फ्लिंट, इन दोनों के लिए सत्य होता है। ओके, और नेक्स्ट नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज नोन इन हिंदी एज ए प्रकाशिक तंतु। Nowadays, optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signal through long distances। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल ऑडियो और वीडियो दोनों संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ओके, एंड ऑप्टिकल फाइबर टू मेक यूज ऑफ द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर। Each fiber consists of a core and cladding। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर को उच्च गुणता के साथ, यानी इसको हाई इफिशिएंसी के साथ कांच या क्वार्ट्ज मिला करके बनाया जाता है, और इसके प्रत्येक फाइबर्स में एक क्रोर और एक आच्छाद मीन्स क्लैडिंग होता है। क्रोड के पदार्थ अपवर्तनांक आच्छाद के अपवर्तनांक की तुलना में अधिक होते हैं। इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रोड इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। क्लियर? When a signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, it undergoes repeated total internal reflection along the length of the fiber and finally comes out the other end, that is shown in figure 9.16। तो स्टूडेंट्स, जब प्रकाश के रूप में कोई संकेत एक निश्चित एंगल पर उस फाइबर के एक सिरे पर प्रविष्ट होता है या प्रवेश करता है, तब यह उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, अतः उस फाइबर के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है और अंततः उस फाइबर के लास्ट एंड से वो बाहर निकल जाता है। जैसा कि फिगर नंबर 9.16 में आप देख सकते हैं, इट इज शोन in this figure। Since light undergoes total internal reflection at each stage, चूंकि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रत्येक स्टेज से होकर के गुजरता है, इसलिए there is no appreciable loss in the intensity of the light signal। इसलिए वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश संकेतक की तीव्रता में कोई भी कमी नहीं होती या कोई कटौती नहीं होती है। And optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle। और ये ऑप्टिकल फाइबर्स कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए होते हैं ताकि प्रकाश उनके एक सिरे से रिफ्लेक्ट होकर के उसके इंटरनल सरफेस से होते हुए इंटरनल सरफेस से टकरा करके और टकराए और उसका जो उस ऑप्टिकल फाइबर्स के जो इनर सरफेस का एरिया है वो क्रिटिकल एंगल से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो प्रकाश उसके एक सिरे से टकरा करके उसके दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। इवन इफ द फाइबर इज बेंट, लाइट कैन इजिली ट्रेवल अलॉन्ग इट्स लेंथ। यहाँ तक कि अगर वो फाइबर कहीं पे मुड़ा हो तो भी प्रकाश आसानी से उसके लेंथ के अकॉर्डिंग एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पार हो जाता है।
Thus an optical fiber can be used to act as an optical pipe. इसीलिए इस ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल ऑप्टिकल पाइप के रूप में भी आजकल इस्तेमाल किया जाने लगा है. A bundle of optical fibers can be put on several uses. Optical fibers are extensively used for transmitting and receiving electrical signals, which are converted to light by suitable transducer. यानी ऑप्टिकल फाइबर के एक बंडल का इस्तेमाल विभिन्न रूपों में किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर का ज़्यादातर इस्तेमाल सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए, ताकि उसमें प्रकाश के जो संकेतक होते हैं उनको बदल करके ट्रांसड्यूसर में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल. और जैसा कि स्पष्ट है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग ऑप्टिकल सिग्नल भेजने के लिए भी किया जाता है. और एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि इन्हें आंतरिक अंगों जैसे ग्रासिका, आमाशय, आंतों के दृश्य अवलोकन के लिए लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है. सेंस हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे उसकी आइसोफेगस नली और इसके अलावा स्टमच या फिर इंटेस्टाइन के अंदर की पार्ट को देखने के लिए भी आजकल ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, You might have seen a commonly available decorative lamp with fine plastic fiber with their free ends forming a fountain-like structure. Okay. The other end of the fiber is fixed over an electric lamp. When the lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of its free and as a dot of light. Okay. तो स्टूडेंट्स, आपने अपने दैनिक जीवन में सामान्य रूप से उपलब्ध बारीक प्लास्टिक के फाइबर से बने सजावटी लैंप भी आपने देखे होंगे. इन प्लास्टिक के फाइबर्स के स्वतंत्र सिरे एक फव्वारे जैसी संरचना बनाते हैं और इन फाइबर्स का दूसरा सिरा एक विद्युत लैंप के ऊपर जुड़ा होता है. और जब लैंप के स्विच को हम ऑन करते हैं तो लाइट का प्रत्येक फाइबर नीचे से चलता हुआ इसके स्वतंत्र सिरे की नोक पर एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में दिखाई देता है. और इस प्रकार के जो डेकोरेटिव लैंप्स वो इसी तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं. The main requirement in fabricating optical fiber is that there should be very little absorption of light as it travels for long distances inside them. Okay? तो ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में प्रमुख आवश्यकता यह है कि इनके भीतर लंबी दूरियां तय करते समय लाइट का अवशोषण यानी लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है और इसे क्वार्ट्ज जैसे पदार्थों के शोधन तथा विशिष्ट विरशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है. और सिलिका कांच तंतुओं में 1 किलोमीटर लंबे तंतु में प्रकाश के 95% से भी अधिक भाग को संचरित करना संभव है. और एज कंपेयर ऑफ द थिकनेस ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर्स आर ट्रांसमिटेड तो इसकी तुलना में 1 किलोमीटर मोटाई की खिड़की के कांच के ब्लॉक में जितने प्रतिशत प्रकाश का संचरण होता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज. तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है किसी स्फेरिकल सरफेस के द्वारा या फिर किसी लेंस के द्वारा होने वाला अपवर्तन. ओके स्टूडेंट्स, तो वी हैव सो फॉर कंसीडर्ड रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन इंटरफेस
we shall now consider refraction at a spherical interface between two transparent media. तो स्टूडेंट अब तक हमने समतल अंतरापृष्ठों पर अपवर्तन के विषय में विचार किया। अब हम दो पारदर्शी माध्यमों के गोलीय अंतरापृष्ठों पर अपवर्तन के विषय में विचार करेंगे। Now, an infinitesimal part of a spherical surface can be regarded as a planar, and the same laws of refraction can be applied at every point on the surface. तो किसी स्फेरिकल सरफेस के अत्यंत सूक्ष्म भाग को समतलीय माना जा सकता है। स्टूडेंट जैसे मान लेते हैं कोई अगर स्फेरिकल मिरर है तो उसके छोटे से पार्ट को जो हम लेते हैं तो वो छोटा पार्ट अपने आप में देखने पर एक प्लेन जैसा दिखेगा, ना कि वो स्फेरिकल दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी गोली पृष्ठ के एक छोटे से भाग को लेते हैं तो जो अपने आप में समतल माना जा सकता है, तो उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान अपवर्तन के नियमों का अनुप्रयोग किया जा सकता है। ओके, just as for reflection by spherical mirror, the normal at the point of incidence is perpendicular to the tangent plane to the spherical surface at that point and therefore passes through its center of curvature. तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की ही भांति आपतन बिंदु पर नॉर्मल सरफेस के उस बिंदु पर जो टैंजेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वह इसीलिए पृष्ठ के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। अब हम पहले एक गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पर विचार करेंगे और इसके पश्चात फिर पतले लेंसों की भी चर्चा करेंगे। Let a thin lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces, at least one of which should be spherical. अब हम एक पतले से लेंस जो कि अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम का बना हो, जिसका कम से कम एक पृष्ठ अवश्य गोली होना चाहिए। तो एक गोलीय पृष्ठ द्वारा निर्मित इमेज के लिए हम सूत्र का अनुप्रयोग कर सकते हैं। किसी लेंस के दो पृष्ठों पर क्रमिक रूप में करके हम पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र और उसके पश्चात लेंस सूत्र प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब इससे अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल मिरर एंड देन refraction by a lens.